वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम असेसमेंट देख चुके हैं, रिवीजन एंड अपील वगैरह भी देख चुके हैं। मैंने आपको 158A एंड डबल ए भी बता दिया था, जो कि डील करता है अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील से बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज वेल एज बाय एसएससी। उसके बाद से मैंने आपको बोला था अगले क्लास से हम इंटरनेशनल टैक्सेशन शुरू करेंगे। तो आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है इंटरनेशनल टैक्सेशन की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस रूलिंग। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, जिसका कि हम रेफरेंस लेने वाले हैं। आप किसी भी बुक को रेफ़र करते हैं, डजेंट मैटर, आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आपको सिर्फ देखना है कि इस पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री विद स्पेसिफाइड टेरिटरीज, तो इसमें मैं आपको जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप ये रिवीजन क्लास लेने के बाद से जाके सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, देन यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, बायलैटरल भी हो सकता है और यूनिलैटरल भी हो सकता है। बेसिकली होता क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें, समटाइम्स पहला रीज़न ये हो सकता है, बहुत से रीज़न होते हैं जिससे कि दो गवर्नमेंट जो है आपस में टैक्स ट्रीटीज़ एंटर करती हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि एक हो सकता है, एक कोई पर्सन हो जो कि मान लो इंडिया का रेसिडेंट हो, बट उसका कुछ बिजनेस है अदर कंट्री में भी, तो वो जो बिज़नेस उसका वहाँ पे चल रहा है, सिंस ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसका यहाँ पे भी टैक्स हो जाएगा, और वो वहाँ पे उसका बिजनेस है तो उस कंट्री में भी टैक्स होगा, क्योंकि वो सोर्स कंट्री है उसके इनकम की। तो ये चीज़ें अराइज हो सकती हैं कि एक ही इनकम दो बार टैक्स हो रहा हो। तो इन चीज़ से बचने के लिए दो कंट्रीज आपस में टैक्स ट्रीटीज़ एंटर कर सकती हैं। इसके अलावा मे बी पॉसिबल कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ एंटर कर सकती हैं, कुछ और बेनिफिट देने के लिए अपने रेसिडेंट को एक दूसरे के साथ एंटर कर सकती हैं। हम देखेंगे कि किस किस चीज़ों के लिए होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी एग्रीमेंट किस टाइप के होते हैं। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, बायलैटरल रिलीफ एंड यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल में क्या होता है, बायलैटरल में ये होता है कि दो कंट्रीज़ आपस में एंटर कर रही हैं। यूनिलैटरल में सिर्फ एक ही कंट्री जो है, जैसे इंडिया के भी हैं आप और आप चाइना के भी हैं। अब इंडिया और चाइना ने आपस में ट्रीटीज़ एंटर नहीं करी, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ इनके बीच, बट इंडिया खुद ही सोचता है अपने रेसिडेंट के लिए कि चलो हम कुछ बेनिफिट जो है इनको देते हैं उन लोगों के लिए जो इंडिया में भी इनकम, इंडिया के रेसिडेंट है और चाइना में उनका कुछ बिजनेस चल रहा है। तो ये होता है यूनिलैटरल रिलीफ। और बीआर जो होता है, बायलैटरल रिलीफ, इसमें क्या होता है, दो कंट्रीज, आप इंडिया के हैं और आपका यूएसए में कुछ बिजनेस है, तो आपको जो है इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज यूएसए गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करेंगी, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो आपका इनकम जो दोनों कंट्री में टैक्स हो रहा है वो उस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ ऑप्शन देंगी। तो हमारे पास दो बायलैटरल रिलीफ में क्या होता है कि आपके पास दो मेथड होते हैं, एक एग्जम्पशन मेथड होता है और एक टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। एग्जम्पशन मेथड में एक कंट्री जो है ऐसा करती है कि कोई भी पर्टिकुलर इनकम जो है वो सिर्फ सोर्स कंट्री में टैक्स होगा। जैसे मान लो कि इंडिया और अमेरिका है और आप इंडिया के रेसिडेंट है, आपका अमेरिका में कुछ बिजनेस है, तो वो अमेरिका में टैक्स हो जाएगा और आपका इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगा। और दूसरा होता है एक टैक्स क्रेडिट मेथड। सर्टेन इनकम है आपके पास, मान लो आपको रॉयल्टी रिसीव हुई है अमेरिका में, तो यूएस में वो एज़ पर यूएस लॉ, यूएस का जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग टैक्स हो जाएगा, और आपने वहाँ पे सपोज़ करो 2 लाख रुपीज़ टैक्स दे दिया। अब आपका सेम इनकम यहाँ पे जब इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, और उस इनकम को इंक्लूड करने के बाद से मान लो आपका टोटल 7 लाख रुपीज़ का टैक्स बनता है, तो 7 लाख रुपीज़ में 2 लाख रुपीज़ का टैक्स जो है आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा जो आपने फॉरेन में पे किया। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला था एग्जम्पशन, जिसमें कि पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, उस इनकम को टैक्स ही नहीं करते। दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड, जिसमें आपने जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है उसका हम क्रेडिट दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीआरसी से रिलेटेड, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। बट उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी सेक्शन 90 जो होता है एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज़, DTAA, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि दो कंट्रीज़ आपस में एग्रीमेंट क्यों करती हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि वो रिलीफ देना चाहती हूँ अपने रेसिडेंट को। दूसरा रीज़न है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप ये भी बोलते हैं कि हम एक दूसरे से टैक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्सचेंज करेंगे, और इससे जो है इवेजन ऑफ या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स जो है वो पकड़ में आ जाता है। एक्चुअली ये बड़े बड़े टैक्स डिफॉल्टर होते हैं, तो इसीलिए एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सके उनसे रिलेटेड, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इवेजन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स हो सके, इसके लिए भी एग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि कोई
कोई आपके कंट्री में, मेरे कंट्री में, कोई इंडिया में टैक्स डिफ़ॉल्ट करके दूसरी कंट्री में चला जाए, तो अगर मेरी कंट्री सपोज़ करो कि यहाँ से कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट करके दूसरी कंट्री में चला जाए, जैसे बहुत से लोग हैं, नीरव मोदी एक्सेट्रास, बहुत से आपको एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे अभी करेंटली, जो कि टैक्स डिफ़ॉल्ट करके दूसरी कंट्री में चले गए हैं। तो अगर दो कंट्री के बीच आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि चलो हम एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे एग्रीमेंट में रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स भी होगा, मतलब कि अगर कोई यहाँ से टैक्स डिफ़ॉल्ट करके जाता है दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे जो है रिकवरी कर लेंगे हम, वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ से हम रिकवरी कर लेंगे, या उसको पकड़ के लेकर के आएंगे और यहाँ पे उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उससे हम रिकवरी कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लो DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आप DTAA में एंटर करते हैं, एक इंडिया है एक जापान है, दोनों DTAA में एंटर की। अब मैं जो हूँ, मैं रेसिडेंट हूँ इंडिया की, बट मेरा कुछ बिजनेस चल रहा है जापान में, तो पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि DTAA में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि मेरी जो इनकम जापान में हो रही है उस पर यहाँ पे टैक्स ही ना लगे, या फिर हो सकता है कि मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाए, मतलब कि जो मैंने टैक्स पे किया जापान में उसका मुझे यहाँ पे क्रेडिट मिल जाए। तो अगर आपने, मैं जो आगे जो बात बताने वाली हूँ वो अगर आपने फॉर्म 15C और 15C भी फिल करा होगा तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि अगर कहीं पे कोई ऐसा प्रोविज़न है, जैसे मान लो कि रॉयल्टी टैक्स होने वाली है, तो रॉयल्टी टैक्स होने वाली है, तो देख रहे हैं हम कि जो DTAA में जो एग्रीमेंट एंटर हुआ है जापान और इंडिया के बीच, उसमें जो टैक्स रेट है वो 35% है, और जो इंडियन इनकम टैक्स में जो टैक्स रेट है वो 10% है। तो दोनों में से कौन सा लगा कि हम टैक्स रेट निकाल दें। तो यहाँ पे ये बोला गया कि DTAA मेजरली क्यों इंटर होता है, ताकि हम रेसिडेंट को बेनिफिट दे सकें। तो बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे एक लॉ, मतलब एक प्रोविज़न लेके आया गया कि DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द SSC, वही जो है वही लॉ जो है हम एप्लीकेबल कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरी जो रॉयल्टी इनकम है वो DTAA में अगर मैं जाती हूँ तो 35% पे टैक्स होगी, और इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 10% पे टैक्स होने वाली है। तो मैं IT एक्ट लगा दूंगी, और लगा के मेरा जो इनकम है वो 10% पे टैक्स होगा, और मैं गवर्नमेंट को 10% टैक्स जो है दे देंगी। इस तरीके से वाइस वर्सा भी केस हो सकता है कि मेरी जो इनकम है, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो मेरी रॉयल्टी इनकम है उसका DTAA में 5% टैक्स रेट है, और जबकि अगर इंडियन इनकम टैक्स में देखें तो 40% है। तो यहाँ पे हम DTAA लगा देंगे। अगर आप फॉर्म 15C भी अगर आपने कभी फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे ये करने का, फिल करने का आता है कि एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट जो है रेट कितना है, और एज़ पर DTAA रेट कितने हैं, और फाइनली जो हमारा टैक्स लगता है वो हमारा जो भी विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द SSC होता है वो लग जाता है। तो ये एक पॉइंट जो है मुझे आपको बताना था। अब हम आते हैं, जो मैं बोल रही थी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है TRC से रिलेटेड, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। जब आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। 6th पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, मेजरली यहाँ पे प्रूफ ऑफ टैक्स TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। DTAA का जो लॉ है वो आपको ये बोलता है TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप इंडिया और जापान का, अब मुझे जो है जापान का टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो है ले करके आना पड़ेगा, और जब मैं TRC दिखाऊंगी अपना, जब 15CA अगर आपने फिल किया होगा तो आपने देखा होगा आप क्लाइंट से TRC मांगते हो, जो अदर कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आप बोलते हो कि मुझे TRC ला के दीजिए, और जब वो TRC ला के देता है तभी जो है DTAA का प्रोविज़न उस पर अप्लाई होता है। वेदर विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू द SSC, DTAA लगेगा या फिर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें तभी अप्लाई होंगी जब आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ला के दोगे। इसके अलावा इसमें ये बात अलग से बोली गई है कि मान लो TRC लेकर के क्लाइंट ने आपको दे दिया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उस TRC के पीछे नहीं जाएगा कि उस TRC को कभी क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगर उसके सामने TRC दिख रहा है, कोई भी उस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, TRC को वो वैलिड मानेगा, उस TRC पे भी क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता है। मैंने आपको बताया एक अब मैं आपसे ना एक केस लॉ डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें मुझे नहीं पता, वो केस लॉ शायद नीचे होगा, बट कोई बात नहीं, आपकी बुक में है या नहीं है, आप इस केस लॉ को समझिए। सबसे पहले एक कॉस्मोस लिमिटेड का केस लॉ है, जिसमें जैसे DTAA का एक रूल है कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द SSC वो अप्लाई होगा। अब एक फॉरेन कंपनी जो है वो आती है और वो बोलती है कि देखो, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ से आपका DTAA है, और इसलिए मेरे ऊपर 40% इनकम टैक्स रेट नहीं लगना चाहिए, मेरे ऊपर जो है वो 30% इनकम टैक्स रेट लगना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए 40% फेवरेबल नहीं है, 30% फेवरेबल है। तो यहाँ पे
जो कोर्ट की रूलिंग थी वो ये आई कि ये जो टैक्स रेट है इसको हम लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे। ये टैक्स रेट अपने आप में जैसे है कि फॉरेन कंपनी पे 40% अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई होगा। केस लॉ का ये क्रक्स निकला। सो इस बात को याद रखिएगा, मे बी क्वेश्चन आ सकता है। आगे है हमारा सेक्शन 91। सेक्शन 91 डील्स विद कंट्रीज विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, मतलब कि यूनिलेटरल एग्रीमेंट, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो देखो, बायलैटरल एग्रीमेंट तो आपको समझ में आ गया कि अगर बायलैटरल एग्रीमेंट हो जिसमें कि दो कंट्री इन्वॉल्व हैं तो वो या तो आपके इनकम को किसी एक कंट्री में टैक्स करा देंगे या फिर जो आपने फॉरेन की कंट्री में जो आपने टैक्स पे किया है उसका आपको रेसिडेंट कंट्री में क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको दो मेथड समझ में आ गया। बट जहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री अपने आप में सोच रही है कि क्यों ना मैं अपने रेसिडेंट को कुछ बेनिफिट दूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉ डिफरेंट हो जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर आप यूनिलेटरल में एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलता है। इस केस को डील करने से पहले सबसे पहले आपको मान लो कि आपके डिफरेंट इनकम है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको जो है सारे सोर्स ऑफ इनकम से सबसे पहले जो भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी टैक्स निकलता है आपको वो टैक्स निकालना पड़ेगा। उस टैक्स को निकालने के बाद से आपको उस टैक्स में से एक अमाउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा और नेट जो है नेट अमाउंट आपका पेएबल बनेगा। तो देखो, जो मैं बोल रही हूँ कि आपको एक अमाउंट मिलेगा जो कि आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, वो अमाउंट जो है आपको एक फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। फार्मूला बताने से पहले आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। डबली टैक्स इनकम क्या होता है? डबली टैक्स इनकम वो होता है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, सेम सिचुएशन लेते हैं। अच्छा, जापान को छोड़ देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचो मैं मॉरिशस का एग्जांपल लेती हूँ कि इंडिया और मॉरिशस के बीच कोई भी टैक्स एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है बट इंडिया खुद ही सोच रहा है कि क्यों ना मैं अपने रेसिडेंट को कुछ बेनिफिट दूँ, तो वो क्या करेगा? मान लो इंडिया और मॉरिशस, मैं हूँ, मेरा इंडिया का भी इनकम है और मॉरिशस का भी इनकम है। मॉरिशस से समझो मुझे कुछ पेटेंट अमाउंट मिल रहा है। अब उस पेटेंट अमाउंट पे वो पेटेंट अमाउंट सिंस वहाँ पे मेरा वो इनकम जनरेट हुआ है तो मॉरिशस में वो टैक्स लग गया होगा। दो मॉरिशस इज ए टैक्स हेवन, उसको अभी कंसिडर मत करना। सपोज करो कि मॉरिशस में भी उस अमाउंट पे टैक्स लगा होगा फॉर एग्जांपल, और इंडिया में भी उस अमाउंट पे टैक्स लगेगा क्योंकि मैं इंडिया की रेसिडेंट हूँ, तो वो अमाउंट मेरे टोटल इनकम में इंक्लूड होगा और टैक्स लगेगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये जो अमाउंट हो गया जो मेरा मॉरिशस से जनरेट हो रहा है, मुझे ये इनकम पेटेंट का, ये मेरा 5 लाख रुपीज़ सपोज मुझे मिल रहा है, तो ये 5 लाख रुपीज़ इज में डबली टैक्स इनकम। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला की बात करते हैं कि कैसे हमारा जो है डिडक्शन हमें कैसे मिलता है। डिडक्शन मिलने के लिए हमें टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो भी आपका इंडिया में टोटल इनकम आ रहा है ना, उस पर टैक्स डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में उस टैक्स को रखो, डिनोमिनेटर में टोटल इनकम को रखो और उसको मल्टीप्लाई करो डबली टैक्स इनकम से। मतलब कि अगर आपका टोटल जो टैक्स बन रहा है वो 7 लाख रुपीज़ है और आपका टोटल इनकम जो है वो 20 लाख रुपीज़ है, तो 7 लाख अपन 20 लाख इंटू जो भी आपका डबली टैक्स इनकम है। मान लो कि मैंने जो एग्जांपल लिया था, पेटेंट अमाउंट हमें 5 लाख रुपीज़ मिल रहा है डबली टैक्स इनकम का, तो इंटू 5 लाख रुपीज़ मतलब कि 7 लाख रुपीज़, 7 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 5 लाख रुपीज़। ये जो है आपका टैक्स निकल के आ गया कि उस डबली टैक्स इनकम पे आपको इंडिया में कितना टैक्स लगा, क्योंकि हमने एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला ना इंडिया में जितना हमारा अर्निंग था उसको लेकर के। और अब जो है यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ, टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया अपॉन टोटल इनकम इन इंडिया, या आप एक एवरेज रेट ही तो निकाल रहे हो टैक्स का, तो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे उस डबली टैक्स इनकम को, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज हमारा इंडिया में इस अमाउंट पे कितना टैक्स लग रहा है। अब सेम चीज़ें हम फॉरेन के इनकम पे करेंगे। फॉरेन में आपने जितना टैक्स पे किया डिवाइडेड बाय आपका फॉरेन में जितना इनकम था, तो ये आपका फॉरेन का एक एवरेज टैक्स रेट निकल गया। अब इस एवरेज टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? डबली टैक्स इनकम से, मतलब वो 5 लाख रुपीज़ से टैक्स कर दो और इस दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट जो है हमारा डिडक्शन, हमें उतने अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सपोज करो कि 7 लाख रुपीज़ अगर मेरा टोटल टैक्स था और 1 लाख रुपीज़ का जो है मेरा ये डिडक्शन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोअर जो है मेरा 1 लाख रुपीज़ बनता है, तो 1 लाख रुपीज़ का जो है मेरा डिडक्शन मिल जाएगा और नेट अमाउंट 6 लाख रुपीज़ जो है वो मेरा पेएबल बन जाएगा। तो ये होता है आपका सेक्शन 91। अब सेक्शन 91 में ही एक अगला पार्ट है, सेक्शन 91 सब सेक्शन 2, जो कि डील करता है पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल इनकम से। अब सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताती हूँ। आपको पता होगा एग्रीकल्चरल इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स लग जाता है, बट इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। बट एग्रीकल्चरल इनकम के लिए आपको एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एरिया, ये सारी डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि जो भी इंडिया की
कि रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, सिर्फ उसका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिंगापुर में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आपको इनकम आ रही है तो हम पूरी दुनिया की एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करके बैठे, नहीं। जो सिर्फ आपका एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है उसका एग्जेम्पशन है, इस बात को ध्यान रखना। अब इस बात को ध्यान रखते हुए हम सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। अब मान लो कि आपका जो पाकिस्तान में आपके पास, क्योंकि डिवीज़न हुआ था तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल लैंड है और वहाँ से उनको इनकम आती है। तो मान लो कि सपोज़ फॉर एग्जांपल कि आपके 10 लाख रुपीज़ की एग्रीकल्चरल इनकम है फ्रॉम पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान में वहाँ पे टैक्स लग गया 10% से 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आपका वो इनकम इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद से आप जो है अपने टोटल इनकम पे नॉर्मल जैसे इनकम टैक्स रेट में, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स निकलता है, आप उस तरीके से टैक्स निकालेंगे। वो टैक्स निकालने के बाद से आप एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल टैक्स को न्यूमरेटर में रख दिया और टोटल इनकम को डिनोमिनेटर में रख दिया। ऐसे में आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स को अब हमारे पास एक रेट ऑफ टैक्स मिल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम थी और इतना अमाउंट जो है, इतना टैक्स अमाउंट जो है, इतना टैक्स अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है 1 लाख रुपीज़, या फिर जो आपने फॉर्मूला से टैक्स अमाउंट निकाला वो। तो अगर 1 लाख रुपीज़ लोअर है या फिर टैक्स अमाउंट लोअर है, दोनों में से जो भी लोअर है ना उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा और उसके बाद से आपको नेट अमाउंट जो है वो पेबल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 91 सब सेक्शन 2। और आज की क्लास के लिए हम अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में हम एडवांस रूलिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।